कंक्लूडिंग क्लास आपकी जनरल एंट्रीज की है। मैं कुछ सिलेक्टेड एंट्रीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, रूटीन एंट्री डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। और ये काम आपको खत्म कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का। मोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी की एंट्री है। फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा और रुपी रिसीव्ड अगेंस्ट डेट ऑफ रुपीज 5,000। मोहन एक आदमी था, कोई हमारा डेटर था, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब ही इज नॉट इन अ बैंकरप्ट हो गया, समझ लीजिए पैसा देने की पोजीशन में नहीं है। ऐसे में क्या होता है, जब इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो क्या करते हैं, कोर्ट में मामला चला जाता है। कोर्ट क्या करता है, अपना एक बंदा अपॉइंट करता है। वो उसकी सारी एसेट्स को क्या करता है, रियलाइज करता है, बेचता है। और जो लोग उसके लाइबिलिटीज होते हैं उनको पे ऑफ करता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ। और क्या निकला, 50 पैसा अन रुपी। एक रुपए में कितने पैसे, 50 पैसे। एक रुपए में 100 पैसे। 100 का 50 कितना हो गया, 50%। 40 पैसा अन रुपी मतलब 40%। 10 पैसा अन रुपी मतलब 10%। आउट ऑफ 5,000 मिला कितना, 50%। तो आपकी एंट्री क्या हो गई, क्वेश्चन 5 में पहला पार्ट, कैश अकाउंट डेबिट 2,500 से मिल गया। और बंदा कौन है ये, व्हाट्स द नेम, मोहन। बैड डेट, बैड डेट अकाउंट डेबिट 2,500 से टू मोहन्स अकाउंट कितने से, 5,000 से। इसका लॉजिक समझिए। मोहन नाम का डेटर खत्म हो गया, क्रेडिट कर दिया। कैश नाम की एसेट्स बढ़ गई, डेबिट कर दिया। बैड डेट नाम का लॉस, डेबिट कर दिया। तो क्या बोलेंगे, मोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, 50 पैसा रिसीव्ड ऑफ अ रुपी। रुपए में से कितना पैसा मिल गया, 50 पैसा मिल गया। मोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, 50 पैसा रिसीव्ड आउट ऑफ अ रुपी। ये आपके पास एंट्री होगी। यहां तक ठीक है। 50 पैसा रुपए में आपको रिकवर हो गया। बोलिए। इसे कहते हैं बेड डेट वाली एंट्री या इंसॉल्वेंसी वाली एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, 8,000, 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। अप्रैल 1 था ये, अप्रैल 1। अब अगली एंट्री कौन सी है, अप्रैल। कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू मोहन करा ना। टू कहाँ करा मैंने, बेड डेट। कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेट डेबिट टू मोहन करा। मोहन इज क्रेडिटेड अगेन दिस एंड दिस। मोहन 5,000 था। हाँ, मोहन 5,000 था। रिकवर यहां डाल दिया, अनरिकवर्ड यहां डाल दिया। रिकवर को कैश में डाल दिया, अनरिकवर्ड को क्या डाल दिया, बेड डेट बोल दिया। इट्स लॉस, इट्स लॉस। और सुनो, ये डिस्काउंट वाला लॉस नहीं है। डिस्काउंट कब होता है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में होता है। अगर बोलते क्या, रिसीव्ड, सुनो, रिसीव्ड 2,500 फ्रॉम मोहन, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो क्या लिखता, कैश डेबिट 2,500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,500 और टू मोहन, तब ऐसा करता। वो तो हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं ना। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब अपनी मर्जी से दिया। इसी क्वेश्चन में लिखते कि रिसीव 2,500 फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट। तो मोहन से कितना लेना था, 5,000। फुल सेटलमेंट में 2,500, बाकी डिस्काउंट अलाउड हो जाता। लेकिन ये क्या हो गया, बेड डेट हो चुका। दे दो, किसकी किताब है, बुक ले लो भाई जिसकी थी। इज दैट ओके, दिस पार्ट इज डन। बेड डेट का मतलब समझ में आया, और फुल सेटलमेंट का भी मतलब समझ में आया। ये करवा चुका हूँ वैसा वाला तो मैं। अब फिर अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्या लिखा हुआ है कि रमेश से 8,000 लेने थे, रिकवरेबल ही नहीं है। यहाँ तो थोड़ा बहुत मिल भी गया ना। रमेश कहता है जो करना है कर ले, गोली मार दे मुझे, मैं नहीं दे रहा तेरा पैसा। मतलब कहता है मैं कुछ नहीं दे रहा। इट इज एन एब्सोल्यूट बैड डेट। तो क्या एंट्री बनेगी, डेट कौन सी, अप्रैल 7। क्या लिखेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कौन, रमेश। रमेश अकाउंट, पुरानी किताब है क्या, है ही नहीं किताब। शाबाश। 8,000 और 8,000, व्हाट एंट्री विल राइट, रमेश मतलब रमेश डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट।
या नथिंग रिकवरेबल फ्रॉम, मतलब आप नरेशन इंडिकेटिव होनी चाहिए, मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर। अरे क्लियर है भाई। बैड डेट इज व्हाट, लॉस। बैड डेट इज लॉस, डेबिट कर दिया। रमेश नाम का डेटर खत्म हो गया, क्रेडिट कर दिया। रमेश टू, मतलब बैड डेट टू क्या हो गया, रमेश हो गया। अप्रैल कौन सी है अब आपके पास? अप्रैल, तो अप्रैल दो थी यार, सात कर दी किसी ने। अप्रैल टू। नेक्स्ट डेट आपके पास है, अच्छा सुनो। श्याम हु ओड 15,000 रुपीज बिकेम इंसॉल्वेंट, 50 पैसा रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। इसे खुद करके बताइए जरा। श्याम, जिसे 15,000 रुपए लेना था, इंसॉल्वेंट हो गया, 50 पैसा न रुपी कुल भी रिकवर्ड। करो एंट्री, पहली वाली एंट्री की तरह है। कर ली? करी करी, शाबाश करी। अप्रैल कितना? 4, 4 ही है शायद, अप्रैल 4। अप्रैल 3 है शायद, 3। श्याम हु ओड, श्याम जो हमसे 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज लेके चला गया था, अब वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। कितना पैसा पर रुपये रिकवर्ड हो रहा है उससे? 50 पैसा। आसान है, मतलब कितना रिकवर है, 7,500। तो क्या एंट्री बनेगी? अरे 15,000 में से 7,500 मिला, बाकी का नहीं मिला, तो जो मिल गया। हाँ, तो क्या एंट्री करेंगे, कैश। अरे सुनो, एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, रॉयल एस्टेट, महारानी की, जो मर गई बेचारी, चार्ल्स को दे गई। कहते हैं ना, प्रिंसली एस्टेट। एस्टेट किसे कहते हैं? आपकी प्रॉपर्टी जिसके आप लीगल वारिस हो, वो, है ना, है ना। तेजस के नाना के भाई के बेटे, ठीक है, एक राजा के राजा थे, एक राज्य के राजा थे, और वो चले गए ईश्वर के पास, सारी प्रॉपर्टी तेजस के नाम चले गए। अब एजस के पास 1 लाख स्क्वायर फुट का एरिया है, ठीक है, गुड़गांव में, एमजी रोड पे। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 7,500 से। बैड डेट अकाउंट डेबिट 7,500 से। टू कौन है, तेजस? उस पर्सन, श्याम, ओ सॉरी, श्याम है। श्याम्स अकाउंट 15,000 से, ठीक है। श्याम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, 50 पैसा ऑफ अ रुपी रिकवर्ड, सो 50 पैसा ऑफ रुपी रिकवर्ड हो गया। दिखते थे पीछे से कुछ उधर से। कैश अकाउंट क्या बोले? प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट कैसे करूंगा? जो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी प्रॉपर्टी तो बिक रही है। प्रॉपर्टी डेबिट कब करते हैं, जब प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, हमारी तो प्रॉपर्टी जा रही है। और सुनो, प्रॉपर्टी हमारी थोड़ी, हो तो श्याम की है, हमें तो श्याम से पैसा लेना है। वी आर लीस्ट कंसर्न किसकी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगे, हमें क्या मतलब, हमें तो पैसे दे के जा भाई। हमारा कंसर्न है पैसा कितना मिल रहा है। श्याम हमारे लिए क्या था, डेटर था। जब वो इंसॉल्वेंट हो गया, डेटर लिस्ट से निकल गए, कितना रिकवरी होगी, ठीक है, बाकी का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस को बेड डेट बोलते हैं। गॉट इट? ऐसा करके एंट्री करते हैं ठीक। अच्छा, अब ये तो कौन होते हैं, ये पापी लोग होते हैं, मतलब जिन्होंने दूसरों का पैसा मारा होता है, ये वो उस तरह के लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया में क्या होते हैं, कुछ धर्मात्मा टाइप के लोग भी होते हैं। थोड़ी सी बात बताता हूँ, शायद आपने पढ़ा ना हो इस बारे में। हमारे देश में सबसे पहले रेल कोच बनाने की फैक्ट्री लगी थी, रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है। उसका नाम है आ, देशबंधु चितरंजन, ठीक है, देशबंधु चितरंजन लोकोमोटिव रेलवे फैक्ट्री है वो, ठीक है। इंट्रीगल, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री बोलते हैं उसको। एक उड़ीसा या फिर मतलब कर्नाटका की तरफ है वो। अभी देशबंधु चितरंजन कौन थे भाई, जरा समझिएगा। बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, और काफी नामी वकील थे ये। समझिएगा कि 1895 में, 1895 में क्या वैल्यू रही होगी रुपए की। 1895 में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर थे, ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है। उनकी पेंशन जो होती थी वो मिलती थी 5 रुपया, 5 रुपए पेंशन थी, एंड ही वॉज रिचेस्ट पर्सन इन द विलेज।
दूध दही की नदियां बहती थी हमारे घर में, मतलब 5 भैंसें बैल, पता नहीं क्या क्या हुआ करता था। दादाजी ने, पर दादाजी ने, नहीं पर दादा नहीं यार, दादा के पापा ने, हाँ, बहुत प्रॉपर्टी कर, रिचेस्ट पर्सन इन द विलेज उस समय पर। चितरंजन बाबू 20,000 रुपया एक हेरिंग का पैसा लेते थे, समझ। हाँ, तो सब तो बच्चा उसके आगे चूजा है, उतना पैसा लिया करते थे। ये इनकी जिंदगी हमेशा ऐसे नहीं रही। क्या हुआ, इनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए थे। इनके फादर के ऊपर कर्जा हो गया था, और जब वो कर्जा नहीं चुका पाए तो उन्होंने क्या कर दिया, वो इंसॉल्वेंट हो गए इंसॉल्वेंट भाई। इन लोगों का पैसा वो क्या हो, डूब गया। गरीबी में इनका काम हुआ, फिर उन्होंने पढ़ाई करी, लॉ की पढ़ाई करी, और धीरे धीरे अपने अपनी मेहनत के बल पे मशहूर होते चले गए। ये जो प्रिंसली स्टेट होते थे ना, राजा महाराजा, उनके वकील थे ये, ठीक है। फ्रीडम फाइटर के फेवर में फ्री में केस लड़ते थे, लेकिन राजा महाराजाओं से 20,000, 15,000, 40,000 ऐसे वसूलते थे एक एक हेयरिंग के। भयंकर अमीर आदमी। तो जब इनकी कमाई ठीक हो गई तो इन्होंने क्या किया पता है, अपने फादर के जितने भी डिफॉल्टर लोग थे सबकी लिस्ट निकाली, और सबके घर जाके हाथ जोड़ के सबका पैसा वापस करा। ही हैज नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न मनी बिकॉज हिज फादर वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। कोर्ट क्या कहता है पता है, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए, आपका कर्जा खत्म है, आप नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करिए, पुराना कर्जा माफ हो गया, खत्म हो गया, जितना दे दिया, आपको जीरो बना देंगे, आपका कर्जा जीरो बन जाएगा। अब आप दोबारा मेहनत करिए, दोबारा कर्जा उठाइए। नाउ वंस यू गेन मनी अगेन, वंस यू गेन वेल्थ अगेन, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि पुराना कर्जा चुकाओ आप, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। आदमी तो अपना नहीं चुका था, इसने पिताजी का चुकाया अपना। महान हस्ती थे, रेलवे कोच फैक्ट्री का नाम इन पे रखा गया, देशबंधु चित्तरंजन रेलवे कोच फैक्ट्री, ठीक है जी। ऐसी एक व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पढ़िए क्या लिखा है, रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। सोहन किसी वजह से बेड डेट हो गया लास्ट ईयर, उसके अंदर का इंसान जागा, कहता भाई साहब पुराना कर्जा है, वापस ले लो। बताओ भाई एंट्री, और ये एंट्री एग्जाम में आएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट हाँ, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। ये तो बोल पड़े दोनों, ऑनलाइन ऑफलाइन बढ़िया बोले। देखो बेटा क्या एंट्री बनेगी, अप्रैल कितनी है, कितना, 4, 4 ही होगा शायद, है ना। हाँ, आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000 से। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन कर देते हैं। सोहन नहीं लिखना, सोने, सोनी, नहीं नहीं, टू बैड डेट भी लिखेंगे तो चलेगा नहीं, रिकवर्ड, रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर, रिसीवेबल नहीं। रिसीवेबल का मतलब है अभी मिलेगा, ये तो मिल गया ना। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट एंट्री कर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, कितने रुपए से, 10,000 से। तो आप लिखेंगे क्या, बैड डेट इज नाउ रिकवर्ड, हो गया रिकवर्ड, ऐसा करके, ठीक है। लोग इसको गलत करते हैं, कैश टू सोहन कर देते हैं। नहीं, सोहन तो देने वाला बंदा, हमारे तो इंसिडेंटल इनकम है ये, इनकम क्रेडिट होती है। बैड डेट रिकवर्ड इज एन इनकम टू यू, कैश टू क्या कर देंगे, बैड डेट रिकवर्ड, बिंगो, ठीक है जी, गॉट इट। ये था क्वेश्चन नंबर क्या, 5वां। बैड डेट से रिलेटेड एंट्रियां थी आपके पास, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। और 6, 7 को आप अपने आप देखेंगे, इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए आप। कौन से क्वेश्चन, कौन से पार्ट में लिखा हुआ, ठीक है। आपके बैंक में म्यूचुअल फंड है, आपके बैंक में डीमेट, आपके बैंक के साथ आपका डीमेट अकाउंट अटैच्ड है, आपने शेयर खरीदे हुए हैं। शेयर पे आपको इंटरेस्ट तो नहीं मिलता, इनकम मिलती है जिसे डिविडेंड बोलते हैं। बैंक ने डिविडेंड दे दिया तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये है आपका अप्रैल 25 का पार्ट। हालांकि बैंकिंग एंट्री हमने कर रखी है सारी की सारी, इसलिए मैंने इस पर डिस्कशन नहीं कर। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट, क्या एंट्री बनेगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक पेड इंटरेस्ट, या बैंक चार्ज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक बनेगी एंट्री, ठीक है जी। बैंक, हाँ, डिविडेंड हमारे लिए रेवेन्यू है ना, हमारे शेयर इन्वेस्ट है, उस पर हमें क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ऐसा करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एट्थ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, बता तेजस क्या होगा? टू कैश। हाय शाबाश, अबे अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है ये। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, बोलो, कोई बोलेगा नहीं बीच में। हाँ, ड्रॉइंग्स डेबिट टू क्रेडिट में क्या? तू मालिक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अबे अकाउंटिंग इक्वेशन से बाहर आ जाए। बोल भाई। बैंक, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अरे गुड्स है, गुड्स गुड्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट एंट्री होती है। क्या कर रहे हो? इसे कहते हैं ओम नमः सफा चट्टा है। बिल्कुल जनरल एंट्री बर्बाद करी है तुमने अपनी, पछताओगे पूरी 12th में, बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्या है? अप्रैल 1। हाँ जी, मैंने बहुत डिटेल में से, कौन बोल रहा है ये बच्चा? छुट्टियां मारी है बेटा, तुमने एक रिकॉर्डिंग नहीं देखी है उसकी, नहीं देखी तुमने, बता रहा हूं तुम्हें। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, आपको समझाया था मैंने, ये बिजनेस का घड़ा होता है। इसके अंदर स्टॉक कब बढ़ता है? जब आप क्या करते हैं? परचेजेस करते हैं। या स्टॉक कब बढ़ता है? जब क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न। ठीक है जी। और स्टॉक कब घटता है? जब सेल्स होती है। या क्या होता है? स्टॉक कब घटता है बताइए। देखो, परचेज करेंगे स्टॉक बढ़ेगा, सेल्स रिटर्न करेंगे क्या होगा? स्टॉक। ठीक है, सेल्स करने से और क्या होगा? परचेजेस रिटर्न करने से। लेकिन इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा भी घड़े में छेद हो सकता है। कब? लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट, ठीक है, या ड्रॉइंग्स इन गुड्स, ऐसे होता है। मान लो तुम्हारे घर में, मान लो तुम्हारा क्या है, दूध दही का बिजनेस है, मान लो तुम दूध ही हो, दूध दही का बिजनेस है तुम्हारा, ठीक है। अचानक तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे का मुंडन है, मुंडन, टकला कर रहे हैं बच्चे को, मुंडन है। तो उसमें क्या, पंडितों को खाना खिलाना है, उन्हें खीर दही पूरी उड़ी सब बना के खिलानी है। तो तुमने क्या कर दिया, अपनी दुकान से वो दूध और दही जो सड़ चुका है उसे इस्तेमाल करा और पंडितों को भोज करवाया। ऐसे ऐसे ही करोगे? क्या हम अपने घर में डिफेक्टिव आइटम यूज करते हैं? नहीं करते ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्टॉक में से कुछ निकालूंगा, ये तो नहीं निकालूंगा ना, क्या वाला निकालूंगा? ये वाला निकालूंगा ना। तो जब हम गुड्स यूज करेंगे तो एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स डेबिट टू क्या? परचेजेस। वही तो बोला मैंने, क्यों करेंगे? सेल्स रिटर्न तो डिफेक्टिव है, बताइए। ऐसे थोड़ी करोगे तुम। जाओ पंडित हो, तुम्हारा हाजमा बढ़िया है भाई, जिसमें से कीड़े उछल छल के करें, ब्रो आई एम हियर, आई एम हियर, ऐसे थोड़ी करोगे तुम, नहीं करेंगे। सो इसीलिए हम क्या करते हैं? ड्रॉइंग्स टू परचेजेस करते हैं। गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस। गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेजेस। गुड्स गिवन एज सैंपल, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी टू परचेजेस। अच्छा बताओ, चैरिटी में क्या करोगे? डिफेक्टिव चीजें दोगे? नहीं देते, ऐसा थोड़ी। जागरण है, ठीक है, और आपको क्या करना है? आप, आपकी ग्रोसरी की शॉप है, वो आटा जो ग्राहक वापस करके गए, जय माता दी बोल के दे देते हो क्या? ऐसा नहीं होता। सर जो घर का परचेज, लेते हैं उसे वो सैलरी एक्सपेंसेस नहीं कहते? नहीं बेटा, सन्ड्री एक्सपेंस नहीं कहते घर में। बिजनेस से अगर आप पैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर? बिजनेस से, बिजनेस से अगर आप घर के लिए चीजें इस्तेमाल करेंगे, ड्राइंग्स बोलते हैं उसे। लेकिन घर के लिए, अच्छा सुनो, आपने घर के लिए सामान खरीद लिया, तो भी ड्राइंग्स टू कैश बोलेंगे उसे, समझ रहे हो? हाँ, बिजनेस के लिए आपने खरीद लिया कुछ, तो सन्ड्री एक्सपेंस बोल सकते हैं उसे। छोटा मोटा सामान खरीद लिया, रिफ्रेशमेंट के लिए कोल्ड ड्रिंक खरीद लिए, सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस बोलते हैं उसको। गॉट इट? ठीक है भाई। ये मटका बनाया था तब भी मैंने, बड़ा वाला, याद है? बनाया था मैंने, लेकिन नहीं याद है। ओम नमाय और सफा चट्टाए मंत्र है, अच्छा वाला। चलो आगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल क्या एंट्री बनेगी बताइए? एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस। अप्रैल कौन सी है? तो कोई एक व्यक्ति बोलता जाए डेट, क्या बोलेंगे? एडवर्टीजमेंट
अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कितने रुपए से बोलो, उधर से बोलना कोई, बोलो यदि कितने, 500, 500 गुड्स गिवन एज सैंपल, अगली डेट क्या है, अप्रैल, ठीक क्या लिखा है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है क्या लिखेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने रुपए से, हाँ 300, 300 से, गुड्स गिवन एज चैरिटी। मैं सब इंपॉर्टेंट एंट्री डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ जो आपके टीचर सोचेंगे देने के लिए। अप्रैल नेक्स्ट क्या है, 4, क्या है अगला आइटम, टिम्बर यूज इन मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, एज्यूम दैट कि आप टिम्बर मर्चेंट हो, याद है मैंने क्वेश्चन करवाया था पहले भी आपको, आपने काय का ड्राइंग्स भाई, हाँ हाँ हाँ, आगे पढ़ो क्या लिखा है, ऑफिस है या घर लिखा है, तो ऑफिस के तो बिजनेस में लगा ना, तो बिजनेस तो ऑफिस फर्नीचर, भाई ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू परचेजेस, लकड़ी के व्यापारी हो, लकड़ी आपके लिए क्या गुड्स है, तो क्या कहलाएगी एंट्री, ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू परचेजेस, कितने रुपए से बताइए, बोलो बेटा कितना, 5000, 5000, क्या नरेशन बनेगी, टिम्बर यूज्ड टू मेक ऑफिस फर्नीचर, हाँ लिख सकते हैं कि ऑफिस फर्नीचर बोला हुआ इसने, इसलिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, उसने बोल रखा है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्या होगा, वो वाइकिंग्स पहनते थे ना लंबे लंबे सींग वाले टोपे, भाई सुन रहे हो, वाइकिंग्स पहनते हैं लंबे सींग वाले टोपे, वो लगा के टक्कर मारो एक दूसरे पे, तब मस्ती छा रही दोनों को। हाँ फिर उसके बाद परचेजेस बिल्कुल है, पर डराने वाले अंदाज में मत बोल यार, लॉस बाय फायर टू क्या हो जाएगा, परचेजेस, तो अप्रैल कौन सी है, 5, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेजेस, कितने रुपए से बताइए, बोलो 35 एंड 3500, क्या लिखेंगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ऐसे, और गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, आपने सामान डिलीवरी के लिए भेजा, वो डिलीवरी बॉय लेके चंपत हो गया, लॉस इन ट्रांजिट बोलते हैं, ट्रांजिट, अप्रैल कितना, लॉस इन ट्रांजिट, वो नहीं होगा, वो मैं बताऊंगा क्या होता है, अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कितने रुपए का बताइए, हाँ बेटा ये एम्बेजलमेंट तब होता, तब लिखा होता एम्प्लॉय स्टोलन गुड्स, एम्प्लॉय चीजें लेके भाग गया, तब उसे एम्बेजलमेंट बोलते हैं, अदरवाइज नहीं, तो क्या एंट्री बनेगी इधर बताइए, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब है यहां से कानपुर सामान भेजा, कोई कानपुरिया क्या ले गया, ट्रक ही उड़ा ले गया हमारा, तो ट्रक भी गया और क्या गया, सामान भी गया, ऐसा करके होता है, शौक थोड़ी होता है, झटका, शौक मतलब वो मजे वाला शौक, नहीं नहीं नहीं, एम्बेजलमेंट तब होता है जब कोई एम्प्लॉय आपका पैसा चुरा ले, सामान चुरा ले, ठीक है, किडनी चुरा ले, लंग्स चुरा ले, दिल चुरा ले, नहीं बाबा तूने ट्रांसपोर्ट कंपनी में सामान डाला, अच्छा एक बंदे ने पता क्या करा, आप जानते हैं ना, ये पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं, क्या करते हैं पैकर्स एंड मूवर्स, जैसे मान लो रूहान को अपने छोटे बच्चों को यहाँ से उसकी नानी के घर भेजना है, ये ट्रक में डाल देगा, ट्रक वाले पहुंचा देंगे, ऐसे कुछ नहीं, क्या होते हैं पैकर्स मूवर्स, हाँ जब आप घर शिफ्ट करते हैं ना अपना, पिछले जमाने में तो क्या करते हैं, ट्रक मंगवाओ खुद रखो, अब नहीं, वो एक टीम आती है और सारा सामान आपका बिल्कुल बबल रैप करके और डालती है, तो ऐसे एक बंदे ने क्या करा, नोएडा की बात है, बेंगलुरु ट्रांसफर हुआ बंदे का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बुला लिया किसी लोकल पैकर मूवर को, लाखों का सामान बड़े ट्रक में डाला, वो पहुंच गया बेंगलुरु, ट्रक नहीं पहुंचा, आज तक नहीं पहुंचा ट्रक, वो बेचारे खाली घर में दोबारा सामान रखा, सब कुछ बर्तन भांडे फ्रिज एसी सब लेके चले गए, ये होता है लॉस इन ट्रांजिट, उड़ गया, क्या कर सकते हैं, हाँ तो भाई लॉस ही तो हुआ, ठीक है, इतना डीप थोड़ी जाएंगे, लॉस है लॉस है, अगला देखते हैं, ये नंबर 9 और करते हैं, ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स है,
उसे देखते हैं। भाई क्लास चल रही है बेटा, पड़ोसी को बोलो। और जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, घर में कुछ नहीं होने वाला, बता रहा हूँ। मैं जितना मर्जी ट्रांजेक्शन करा लूं और उतना बेकार जाएगा सारा का सारा। नेक्स्ट देखिए, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी। देखो बेटा, जब भी मशीनरी से रिलेटेड कोई आइटम आ जाए, क्लासिफाई करिए, आइडेंटिफाई करिए कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हुआ तो नॉर्मल एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो एसेट्स की कीमत में जुड़ जाएगा। चलो, प्रिपेयर रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एक्सिस्टिंग मशीनरीज कहाँ जाएगा बताइए? इधर से लावण्या, रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एक्सिस्टिंग मशीनरी, एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। अच्छा चलो ठीक है, अभी देखते हैं। देखो, यहाँ फैल गया रायता। कैसे? इन्होंने बोला मशीनरीज अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। आओ जरा देखिए गड़बड़ क्या हुई है। सोचो, रिपेयर इज माय एक्सपेंस, हो जाएंगे तो डेबिट करना है, आपने क्रेडिट कर दिया, गड़बड़। और रिपेयर होने से मशीन की कीमत थोड़ी बढ़ती है, तो एक भी ऊपर भी गलत तो नीचे। जनरल एंट्री में डेबिट क्रेडिट दोनों गलत तो दोनों गलत है, एक गलत तो दोनों गलत, इसलिए ये एंट्री नहीं बनेगी। रिपेयर इज एन एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम, आपकी गाड़ी वर्कशॉप में जाते हैं, रिपेयर होकर आती है, जितनी बार आपकी गाड़ी रिपेयर होती है उतनी बार कीमत बढ़ती है क्या उसकी? भाई उतनी कीमत घटती है उसकी। रिपेयरिंग से आपकी गाड़ी की कीमत घटेगी। गॉट इट? तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से? रिपेयर ऑफ मशीनरी डन। रेवेन्यू नहीं है भाई, एक्सपेंस है, रिपेयर इज एन एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ, कितने रुपए का बताओ? दिस इज डन। अच्छा, अब जरा सोचो कि अगर लिखा रहता क्या कि रिपेयरिंग ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी इज डन, तो क्या करते? रिपेयर इज डन ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज। नहीं, रिपेयर मेड ऑन अ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज। तो सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदोगे, उसे वर्केबल बनाने में खर्चा लगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तब आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन सिर्फ रिपेयर होगा तो क्या कहलाएगा? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला पॉइंट देखिए, नहीं समझ में आया? आपने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी और उसको अपने हिसाब से बनाने के लिए खर्चा कर दिया, रिपेयर करवा दिया, उसका डेंटिंग वेंटिंग करवा दी, उसकी इंजन मतलब में ट्यूनिंग करवाई, उसकी टायर बदलवाए उसके, वो आपके लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो मेक इट वर्केबल। ठीक है, लेकिन एग्जिस्टिंग मशीनरी के टायर बदलवा रहे हो, इंजन करा रहे हो, वो तो रिपेयर कहलाएगा। तो अगला पॉइंट क्या है? परचेज अ न्यू मशीनरी। तो भाई क्या एंट्री होगी आनंद? परचेज अ न्यू मशीनरी। नंबर 2, The machinery account debit to cash account. टू कैश अकाउंट। क्या मैंने वो पुरानी मशीन के बदले में नई मशीनरी वाले क्वेश्चन करवाए थे? याद है? ओल्ड मशीन के बदले में नई मशीनरी, इनाम भी रखा था शायद, ऐसे नहीं, कोई नहीं जीता था लेकिन। कितना? दिस एंट्री 42,500 परचेज्ड अ न्यू मशीनरी डन। नंबर 3 क्या बोला आगे? पेड फ्रेट एंड कैरियज ऑन मशीनरी। पेड फ्रेट एंड कैरियज ऑन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला था रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी, तो आपने एंट्री करी रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला आया परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, तो लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया पेड फ्रेट एंड कैरियज। फ्रेट और कैरियज पे करे जाते हैं मशीनरी को चालू करने के लिए, घर लाने के लिए, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट पॉइंट बोला पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी, तो मशीन को वर्केबल बनाने में जो पैसा मशीनरी की कॉस्ट में जुड़ जाता है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी टू कैश, और सेकेंड हैंड मशीनरी को चालू बनाने में जो खर्चा वो भी मशीनरी टू कैश ही जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा।
दैट्स डन। आइए कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। भाई इंटरेस्ट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 10,000। इंटरेस्ट ड्यू हो चुका था लेकिन नहीं मिला। अच्छा सुनो, अगर इंटरेस्ट मिलता तो क्या एंट्री करते बताओ? कैश डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब अगर इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन नहीं मिला तो समझना बेटा मेरी बात, देखिए जरा ध्यान से, यहां देखिए, इंटरेस्ट ड्यू हो चला है और रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। अब जरा समझना, एज सुन एज इंटरेस्ट इज ड्यू, और इंटरेस्ट कौन सा वाला है? इंटरेस्ट हमारा ये इनकम वाला इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वाला इनकम। इंटरेस्ट इज ड्यू, ड्यू हो गया, मेरे लिए इनकम बन गई। मेरे लिए क्या बन गई? इनकम बन गई। इसमें क्या कंडीशन बनेगी आपकी? अगर आप बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये क्या हुआ? इंटरेस्ट ड्यू हो गया, रिसीव हो गया। जैसे इंटरेस्ट ड्यू होगा यू विल क्रेडिट इट, जैसे इंटरेस्ट ड्यू होगा आप क्रेडिट करेंगे। मिल जाएगा तो कैश डेबिट, और नहीं मिलेगा तो क्या होगा? फिर से टू इंटरेस्ट अकाउंट। लेकिन नहीं मिला तो क्या डेबिट करूंगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो बेकार होता है, एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? एक्रूड इंटरेस्ट। तो क्या लिखेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट काउंट डेबिट। अब जरा समझना, कैश इज एन एसेट्स, बढ़ गया तो क्या किया? डेबिट। इंटरेस्ट इज एन रेवेन्यू, बढ़ गया तो क्या किया? क्रेडिट। ये रूल यहां भी लगेगा। एक्रूड इंटरेस्ट इज एन एसेट्स, बढ़ गया तो क्या कर दिया? डेबिट। गॉट इट? तो इंटरेस्ट अगर क्या हो चुका था? ड्यू हो गया था लेकिन रिसीव नहीं हुआ, यू विल मूव टू दिस एंट्री, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? नंबर कौन सा क्वेश्चन था ये का? फर्स्ट पार्ट। क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने से? व्हाट वाज द वैल्यू? 10,000। और क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब मैंने जब पहले जर्नल एंट्री बताई थी ना आपको, एक्रूड इंटरेस्ट के बारे में अच्छा खासा ज्ञान दिया था, और वो ज्ञान आप भूल चुके हैं। एक बार दोबारा बता रहा हूँ। हमारे कुछ वेटरन छुट्टियां मनाने गए थे जुमरी तलैया, वापस आए और सारे कंसेप्ट डुबा के आए हैं। तो बता रहा हूँ, इसे मैं मिटा रहा हूँ। एक बार एक्रूड क्या होता है वो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि ये भी एक्सपेंस में भी आएगा वो। कितने लोगों को एक्रूड कंसेप्ट मालूम है? एक्रूड का है कोई ऐसे क्लास में? एक बस, वो जिसने बिल्कुल क्लासेस नहीं करी उसे मालूम है, देख लो। बस दो लोगों को पता है, बाकी सब ओम नमाय और सफा चट्टाए वाले बच्चे बैठे हैं। देखिए कैसे बनता है, ये 12th में बहुत काम आएगा, और इस कंसेप्ट की नॉलेज बहुत लोगों को नहीं होती है। ये बुक के क्वेश्चन से अलग हटके है, ध्यान से समझना। जनवरी 1 को आपके यहाँ एम्प्लॉय काम करना शुरू करता है, जनवरी 31 को आप उससे काम कराते हैं, जनवरी 1 से आप काम कराते हैं, और आपने बोला कि भाई Feb 7 को हम तुम्हें सैलरी देंगे। ये एग्जाम्पल पहले भी लिया था। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आप नौकरी करते हैं तो महीने के आखिरी दिन आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, क्योंकि वो मंथ लेते हैं 20 to 20 वाला। प्राइवेट लोग ऐसा नहीं करते, आप लोग हमारे एम्प्लॉयज ऐसे नहीं करते हैं। वो बोलते हैं जनवरी 31 तक काम किया तो 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में सैलरी आएगी। और कुछ प्राइवेट ओनर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 7th को आपको सैलरी मिलेगी। गॉट इट? यानी कि जब कोई व्यक्ति 1 महीना काम करेगा तो उसको सैलरी कब आएगी? 7th को। यानी कि पेमेंट फॉर ऑब्लिगेशन अराइजेस ऑन विच डेट? 7th को। ठीक है जी, आइए देखते हैं जनवरी 5 को क्या स्टेटस है। जनवरी 5 को क्या ये एक्रूड है? एक्रूड मतलब अर्न। क्या एम्प्लॉय ने सैलरी अर्न कर ली? नो, नो। क्या सैलरी ड्यू हो गई? नो। समझ पा रहे हैं बात को? ऑन जनवरी 5 ना तो एम्प्लॉय ने सैलरी अर्न करी
और ना ही ड्यू। अर्न कब हो जाएगी? जनवरी 31 को। ड्यू कब होगी? तो अर्न तो हुई नहीं, क्योंकि काम ही नहीं हुआ महीने का तो। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मंथली सैलरी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेली। भाई हम यूएस में नहीं है जहाँ डेली वेजेस मिलते हैं, डॉलर के हिसाब से पैसा रोज मिलता है। वो हम तो हिंदुस्तान में है, वो महीने के हिसाब से मिलता है। गॉट इट? अच्छा सुनो, इफ पेड, नौकर आया बोला मालिक सैलरी दे दो, बच्चा बीमार है, हमने कहा ले ले भाई, ना ये एक्रूड हुई थी ना ये ड्यू हुई थी। इफ पेड तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा पता है? एडवांस सैलरी कहलाएगा। गॉट इट? क्या एंट्री करोगे भाई? एडवांस सैलरी डेबिट टू कैश। ठीक है जी। आई कांट राइट सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी शब्द कब यूज करूंगा? जब वो ड्यू हो जाएगा। जब वो क्या हो जाएगा? ड्यू हो जाएगा। बोलिए। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, रुक जाइए, इधर आ जाइए, इधर 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 आ जाइए। कौन सी डेट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर अब? जनवरी 16। जनवरी 16। बताइए, क्या ये एक्रूड है? क्या ये ड्यू है? इफ पेड क्या बना फिर बताइए? एडवांस सैलरी बना। इज दैट ओके? जनवरी 31 को बताइए, इज इट एक्रूड? यस एक्रूड है। जनवरी 31 को एक्रूड है, यस। इज इट ड्यू? नो, इट इज नॉट ड्यू। इफ पेड क्या कहलाएगा बताइए? फिर से एडवांस सैलरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिर से एडवांस सैलरी कहलाएगा भाई। एक्रूड हो गया, उसके बाद भी ड्यू नहीं हुआ, तब तक आपका उस पर ऑब्लिगेशन नहीं है। क्या कहलाएगा? ये एडवांस सैलरी। एंट्री बनेगी एडवांस सैलरी टू कैश। डन। अब आ गया क्या? फैब 5। बताइए, एक्रूड है? यस। क्या ये ड्यू है? नो, बिल्कुल नहीं है। अभी भी वो बोलेगा मालिक फैब 5 आ गई सैलरी, अरे भाई ले जा। तो क्या कहलाएगा फिर भी? इफ पेड, व्हाट इज दैट? सैलरी। अब आ गई क्या? फैब 7। क्या आ चुका है आपका? फैब 7। 5 बज गए, ऑफिस आवर खत्म। अब पता है क्या बोलता है नौकर? मालिक सैलरी नहीं आई। ये तो बोलेगा। अब बताइए, इज इट एक्रूड? यस इट इज एक्रूड। इट इज एक्रूड, यस। इज इट ड्यू? यस इट इज ड्यू। जरा ध्यान से देखना। इफ पेड तो क्या कहलाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एवरीबडी इज ओके? कहलाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि एक्रूड और ड्यू दोनों हो चुका है। एंड इफ नॉट पेड तो क्या कहलाएगा? सैलरी अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा भाई, क्योंकि ड्यू हो चुका है। और टू क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी। दिस इज द कंसेप्ट। एक्रूड ड्यू का कंसेप्ट ऐसे चलता है। समझे बात को? तो ड्यू डेट के दिन अगर पे हो जाए तो आप लिखेंगे एक्सपेंस टू कैश, और ड्यू डेट के दिन अगर पे ना हो तो लिखेंगे एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे करके रूल चलता है आपका। तो वो रूल हमारा वहां भी लगता है। इंटरेस्ट बहुत जरूरी चीज चल रही है। समझाओ क्या बोला मैंने, ये समझाओ। नहीं नहीं, ये समझाओ ना तुम मुझे अब। मैं तो इसकी बात कर समझ गया, तो पता ना क्या करा है। बताओ। अपने पास ज्ञान की कमी है, पड़ोसी को ज्ञान दे रहे हो। पहले खुद तो ज्ञान हासिल कर लो। थिंक फॉर योर सेल्फ। हो गया यहाँ पर? अब हाँ, नहीं बेटा समझ। एक्रूड मतलब अर्न हो चला था। जैसे मान लो मुझे इंटरेस्ट लेना था। अरे सुनो, अगर कहते हैं कि इंटरेस्ट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड, यानी इंटरेस्ट एक्रूड तो हो ही गया था। अच्छा ये बताइए, पहले ड्यू आता है पहले एक्रूड आता है? पहले एक्रूड आता है। तो अगर कह रहे हैं कि इंटरेस्ट इज एक्रूड, इसका मतलब अभी एक्रूड है, ड्यू तो हुआ नहीं। लेकिन अगर बोल रहे हैं इंटरेस्ट इज ड्यू, तो मतलब एक्रूड हो चुका है, हम उसको पार कर चुके हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था? इंटरेस्ट इज ड्यू। इसका मतलब क्या है? एक्रूड तो हो चुका था ये, ड्यू भी हो गया था। रिसीव हो जाता तो एंट्री बनते कैश टू इंटरेस्ट, और अगर ना रिसीव होता तो क्या एंट्री बनती है? इंटरेस्ट तो क्रेडिट रहेगा ही ना, क्योंकि ड्यू हो चुका है। डेबिट में क्या आ जाएगा? एक्रूड इंटरेस्ट। उसका उल्टा, ये एक्सपेंस बोला था, इनकम बोल रहे हैं हम। दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है जी। हाँ
बेटा इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं लिखते, इंटरेस्ट के लिए एक्रूड इंटरेस्ट लिखते हैं। हाँ, इनकम के लिए एक्रूड शब्द यूज, हालांकि आप आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव भी बोल सकते हो एंड रेंट बोल रिसीवेबल बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक्रूड रेंट बोलिए, एक्रूड इंटरेस्ट बोलिए, इनकम के लिए एक्रूड शब्द लगाइए। अर्न तो कर लिया आपने, अर्न कर लिया, नाउ यू हैव अ लेजिटिमेट राइट टू गेट इट, इसीलिए इसीलिए आपके लिए एसेट्स है वो। ठीक है, ये बीच में बताया था लेकिन किताबों की धूल में पता नहीं कहाँ उड़ गया कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अब आपको ये नीचे वाली ट्रांजेक्शन आराम से होंगी। क्या लिखा है? सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। ड्यू का मतलब क्या था भाई? टाइम निकल गया लेकिन नहीं पे कर पाए। अंडरस्टूड? ड्यू का क्या मतलब है कि सैलरी का टाइम आ गया था, नहीं दे पाए, तो क्या एंट्री बनेगी? अब भाई साहब सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, सर उल्टी क्यों बोल रहे हो? मतलब तुमने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी और उन्हीं से मांगोगे ला भाई पैसा ला। सो व्हाट इज योर एंट्री नाउ? सैलरी अकाउंट डेबिट, जैसे ड्यू हुआ सैलरी विल बी डेबिटेड, जैसे ड्यू सैलरी डेबिट हो गई। पे कर लेते टू कैश होता, न पे कर पाए तो क्या हो जाएगा? टू टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और क्या बोलेंगे? सैलरी इज ड्यू टू एम्प्लॉइज, सैलरी इज ड्यू टू एम्प्लॉइज बोलेंगे। ऐसे ही बोले रेंट इज ड्यू टू लैंडलॉर्ड तो क्या होगा? ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में, मतलब अगर ऐसे मान लो बोल दे रेंट इज ड्यू टू लैंडलॉर्ड तो क्या एंट्री बनाएंगे? रेंट अकाउंट टू आउट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, क्या एंट्री बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट एंट्री बनेगी ऐसे में। ठीक है जी, ड्यू का चक्कर आपको समझ में आया होगा। इट विल नॉट ट्रबल यू टिल योर 12th, उसके बाद भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, ये मिटा दो इसको, इस वाले को मिटा दें, है ना? ये पहले भी करवाया था। और ध्यान रखना इसका, जब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हैं ना तो पता क्या लिखा हुआ आता है? अभी मैं अगर लिखूंगा आपको समझ में आएगा। इंटरेस्ट इज एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट इज एक्रूड बट ड्यू। कैन यू डिफरेंशिएट? देखो, इंटरेस्ट इज एक्रूड बट नॉट ड्यू, ठीक है, और लिखा है क्या? इंटरेस्ट इज एक्रूड एंड ड्यू। हाँ, ये कंसेप्ट ना 12th क्लास की 3rd बुक में है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ पा रहे? एक्रूड एक्रूड का, हाँ, एक्रूड का मतलब क्या हुआ? अर्न कर लिया था लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ, है ना? पे करोगे तो एडवांस होगा। ठीक है, और ये इंटरेस्ट एक्रूड भी हो गया था, ड्यू भी हो गया था। अब अगर ये एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आया जैसे तो उसका इंप्लीकेशन अलग है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्लीकेशन अलग है। तो 12th क्लास के बच्चे, क्या बताऊं मैं, बीबीए एमबीए बीकॉम एमकॉम करे हुए बच्चों को भी नहीं क्लियर होती कि है क्या, वो रटते हैं फिर इसे। लेकिन आपको मैंने बचपन में सिखा दिया, है ना? लेकिन जितना जल्दी सीखते हो उतना जल्दी भूल भी जाओगे। ओम नमः सफा चट्टाए। चलो आगे चलते हैं। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। हमने, अच्छा एक और चीज अब मैं दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, कुछ अच्छी एंट्री है। रेंट पेड, तो भाई एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गॉट इट? कितने रुपए से बताइए? सपोज मैंने बोला 5,000, नहीं मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम, रेंट पेड टू रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री में, इसे नोट कर लेना बेटा, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, रेंट पेड इन एडवांस, एंट्री बनेगी एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हाट अमाउंट? दोबारा से 5,000 लेके चल रहा हूं, ये भी क्लियर है सबको? ठीक है। नंबर 3, रेंट रुपीज 6,000 इज कैरीड फॉरवर्ड, इज कैरीड फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या होगा बताओ? नहीं, प्रीपेड रेंट या एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वही है, इसका मतलब भी वही है। 5,000 सेम मतलब। नंबर 4, रेंट ऑफ रुपीज 6,000, सॉरी 5,000, रेंट ऑफ रुपीज 6,000 इज अनएक्सपायर्ड। व्हाट इज अनएक्सपायर्ड? इसका भी मतलब वही है, क्या? प्रीपेड
रेंट या एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट में क्या, क्रेडिट में क्या, क्रेडिट में सिर्फ रेंट 6,000, कैश नहीं। रेंट ऑफ ₹6 रेंट आप पे कर चुके हो, उसमें से 6,000 अनएक्सपायर्ड है। 6,000 क्या उसमें से अनएक्सपायर्ड, मतलब जो रेंट आपने कभी पे किया था, आज पता चला आपको कि 6,000 तो अगले साल का है, तो रेंट नाम का एक्सपेंस हमारा बढ़ गया था तब। लेकिन जब हमें पता चला कि 6,000 इज एडवांस, तो एडवांस रेंट नाम की एसेट्स बढ़ गई और रेंट नाम का एक्सपेंस कम हो गया, इसलिए हमने लिखा एडवांस रेंट टू रेंट अकाउंट। गॉट इट। इसको दूसरे तरह से भी बताते, दूसरे तरह से भी। नंबर 5 क्या लिखा देखो आपके पास, आउट ऑफ द रेंट, आउट ऑफ द रेंट पेड फॉर द ईयर ₹3,000 was एडवांस, या बोल दें क्या, ₹3,000 was कैरीड फॉरवर्ड, क्या बोल दें, कैरीड फॉरवर्ड, या क्या बोल दें, और बोल दें क्या, ₹3,000 is अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड। ये सब एक ही चीज है, सब एक चीज है, सबका मतलब सेम है। कभी कोई रेंट पे किया था, उसमें से 2,000 3,000 रुपए क्या निकला है आपका, ये सपोज ये वाला 3,000, तो आई विल मेक इट 3,000। कभी कोई रेंट आपने पे किया था, उसमें से 3,000 एडवांस निकल आया, जो 3,000 एडवांस है उसे एसेट्स बना लो, और उतने से हमारा रेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। हाँ, अनएक्सपायर्ड मतलब उसका हमें यूज ही नहीं करा उसे हमने। अच्छा सुनो, तुम किसी घर पे किराए पे रहते हो, तुमने 6 महीने का किराया दिया, ठीक है जी, अभी 3 महीने रह पाए हो, मतलब 6 महीने का किराया मान लो आपने 1 लाख रुपए किराया महीने का दिया, तो 6 लाख रुपए किराया दे दिया, तो 3 महीने का किराया तो क्या हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, बाकी 3 महीने का क्या है अभी, अनएक्सपायर्ड है, एसेट से आपकी एडवांस कहलाएगा। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, बजाय कि एडवांस रेंट बोलने के लिए टेक्निकल चीजें दे देता है, क्या, आउट ऑफ द रेंट पेड फॉर द ईयर, कॉमा 3,000 was advance, कॉमा 3,000 were carried forward, कॉमा 3,000 were unexpired। इसका मतलब वो कुछ नहीं बोल रहा, एडवांस रेंट की बात कर रहा है। एंट्री क्या बनेगी, एडवांस रेंट, प्रीपेड रेंट टू, कैश नहीं बोलेंगे, टू रेंट बोलेंगे, है। रेंट कम हुआ ना, सुन, 15,000 तुमने पे किया था, तुम्हें पता चला कि 12,000 इज व्हाट एक्चुअल, एक्चुअल ड्यू है एंड पेड है, तो क्या हुआ, 12,000 इज योर रेंट टू कैश, और जो नहीं तुमने एंट्री तो रेंट अकाउंट, तुमने एंट्री करते रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000 की, 12,000 आपको पता चला एक्चुअल रेंट है, 3,000 पता चला आपको क्या है, एडवांस है, तो 15 तो ऑलरेडी आपने रेंट के अकाउंट में डेबिट कर रखा था। अब क्या करोगी, उस 15 में से 12 तो रहने दोगी, उतना जो 3,000 है रेंट नाम का उसे क्रेडिट करोगी, और उसके बदले में एडवांस रेंट नाम की एसेट्स बढ़ा दोगी ना, इसलिए ऐसा हुआ। पहले वाले में तो साफ साफ लिखा था रेंट पेड इन एडवांस है, वो आज ही पे कर रहा है एडवांस। नीचे वाले में लैंग्वेज का फर्क देखिए, क्या, आउट ऑफ द रेंट पेड, कभी रेंट पे किया था, कॉमा 3,000 वॉज एडवांस, हमने ड्यूरिंग द जो भी रेंट पे किया था, उसमें से 3,000 आज पता चला, वो तो एडवांस है, ये फर्क है इसमें। लेकिन ऊपर तो सीधा लिखा हुआ है, रेंट इज व्हाट, एडवांस। रुक जाइए, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या, रेंट पेड ₹5,000 इज कैरीड फॉरवर्ड, ये ऐसे करना है इसको, ठीक, रेंट पेड ₹5,000 इज कैरीड फॉरवर्ड, तब हम इसे एडवांस रेंट बोले, ठीक करना है इसको, रेंट पेड ₹5,000 इज कैरीड फॉरवर्ड, मतलब एडवांस रेंट की बात कर रहा है सीधा सीधा। लेकिन जब वो बोले ना आउट ऑफ द रेंट पेड समथिंग इज एडवांस, तो क्या कर रहा है, वो एडजस्ट करवा रहा है हमें, तब हम बोलेंगे एडवांस रेंट डेबिट, और टू क्या करेंगे, क्या करेंगे,
रेंट क्रेडिट करेंगे। गॉट इट? ठीक है जी, दिस इज फाइन। तो कौन से क्वेश्चन में पहुंचे अभी हम? हाँ जी, नंबर 4, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन फर्नीचर। क्या करोगे एंट्री इसकी बताइए, डेप्रिसिएशन की एंट्री टू कैश अकाउंट है ना? हाँ, नहीं, टू फर्नीचर अकाउंट। कितना परसेंट? ये कौन सी नंबर एंट्री है बताइए? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 10 का 4th पार्ट। क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टू कौन फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए से बताइए? 10,000 10,000। व्हाट एंट्री विल राइट? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। यू विल राइट दिस नरेशन। 5वें नंबर पे क्या बताइए आगे? गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर। सेल्स प्राइस 5,000 की, कॉस्ट प्राइस 4,000 की। क्या एंट्री कर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। भाई कितने रुपए से बताइए? अमाउंट बोलिए, अमाउंट। कॉस्ट या सेल्स प्राइस? कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस जाएगा कितना? 4,000। 4,000। क्या बोलेंगे? गुड्स यूज्ड टू मेक फर्नीचर। अच्छा, लेकिन घर का फर्नीचर के लिए होता तो क्या करते? ऑनलाइन में बताइए। अगर गुड्स यूज्ड टू मेक फर्नीचर फॉर हाउस होल्ड यूज, तब क्या करते हैं एंट्री? ऑनलाइन में कोई नहीं बोलेगा। सर ड्राइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। परचेज। नाउ नेक्स्ट कहते हैं रिसीव्ड कमीशन 20,000 बाय चेक, उसमें से आधा एडवांस है। आपको क्या मिला? कमीशन मिल गया 20,000 का चेक से। अच्छा, अब अच्छा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का 6 पार्ट। रिसीव्ड कमीशन 20,000 बाय चेक। अच्छा, ये मान के चलेंगे कि जो चेक मिला है उसे सेम डे बैंक में जमा करा दिया, वरना चेक इन हैंड मान के चलते हैं। वरना क्या मानते हैं? चेक इन हैंड। अभी हम उसको सेम डे। नंबर 6 क्या एंट्री बनाऊंगा? बैंक डेबिट। रुक जाओ। हाँ, क्या करेंगे बताइए हम लोग यहाँ पर? रिसीव्ड कमीशन 20,000 बाय चेक, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 से। 2। अब बताओ मुझे यार, इसमें से एडवांस कितना? वो तो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई हमारे लिए वो? लायबिलिटी। व्हाट विल राइट? एडवांस। क्या नाम है इसका? एडवांस कमीशन। एडवांस कमीशन। एडवांस कमीशन अमाउंट इज 10,000। और जो बचा हुआ है वो हमारे लिए बनेगा सीधा सीधा कमीशन। दैट इज अवर इनकम। ऐसे बन गया। हमें मिलो 20,000, लेकिन कहते हैं भाई 10,000 इस साल के लिए, बाकी तो अगले साल के लिए खुश मत हो। सो बैंक ऑब्वियसली इंक्रीज बाय 20, but out of that 50% is what belongs to this year. It is my income, it is accrued, it is due and it is received. But what about this part? ये तो ना accrued हुआ ना ड्यू हुआ, लेकिन फिर भी मिल गया, तो क्या बन गई? लायबिलिटी। एडवांस कमीशन लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। गॉट इट? ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? रट लेंगे, है ना? रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर? कमीशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग एडवांस कमीशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो भाई क्या करना है? अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओ माय गॉश, कभी सुना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? मालिक को कहते हैं ले मालिक तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जा जी ले अपनी जिंदगी। तुम अपना मत सोचो, तुम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो पहले। Interest on capital account debit to capital account. यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये बच्ची पढ़ी लिखी बन गई अब ज्यादा। सुनो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। करेक्ट? जहां लिखा है इंटरेस्ट अलाउड, इट्स एन एक्सपेंस। जहां लिखा है इंटरेस्ट चार्ज, वो इनकम है। अंडरस्टैंड? इंटरेस्ट अलाउड इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट चार्ज इज इनकम। यहां लिखा है इंटरेस्ट अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
कितने रुपए का बोले हमारे पास? 8,000। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट क्या हम कैश में देते हैं मालिक को? नहीं देते। हम कहते हैं मालिक इंटरेस्ट है, कहता है रख लो बिजनेस में। अच्छा, कैपिटल तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, होती नहीं होती बताइए? कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस, इंटरनल लायबिलिटी। अब जब वो इंटरेस्ट भी नहीं ले जा रहा तो हमारी लायबिलिटी तो 10,000 से और बढ़ गई ना। तो कैपिटल बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट, एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। कितने से? 8,000 से। नहीं ले गया वो कैश में, लेकिन अगर वो कैश में ले जाता तो पेड इंटरेस्ट ऑन अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कैश, तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय चेक, एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बैंक। लेकिन जब बोले सिंपल इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, डेबिट, कैपिटल, लायबिलिटी। पैसा बिजनेस में जुड़ गया, हमारी लायबिलिटी और बढ़ गई, हमारी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई। दिस इज हाउ इट हैपेंस। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करेंगे भाई? कैपिटल में माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि एक्सपेंस। और कैपिटल में जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इट इज इंक्रीजिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस और माइनस दोनों होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। और अगला पॉइंट क्या आपके पास है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आ जाओ जरा भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अपोजिट रिलेशनशिप होता है। ये हमारे लिए एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है? इनकम। तो हम क्या करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना रुपए से बोलो? 1,500 से। और सुनना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सुनो सुनो, अंडरस्टैंड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा पहले बताओ, ड्राइंग्स होने से कैपिटल बढ़ती है घटती है? ड्राइंग्स होने से, अबे ड्राइंग से कैपिटल घटती है बढ़ती है? इसको बोल लेते ना एक बार, बोलो। जब तुम ड्राइंग्स करोगे तो कैपिटल पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? क्या? अरे क्या ठीक है? ड्राइंग्स होने से कैपिटल प्लस होगी या माइनस होगी? माइनस होगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे तो उसका छोटा बच्चा है, उससे भी तो क्या होगी? कैपिटल माइनस होगी। और कैपिटल अगर रिड्यूस होगी तो क्या करते हैं उसे? क्रेडिट। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं अर्जुन बाबा। क्या करते हैं? कैपिटल ऐसे। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं? बोलिए, क्या करूं फिर मैं? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कैपिटल कम होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है, दैट इज द रीजन। हमने देखिए मैं बताऊं आपको, एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज। सुन लो भाई मम्मी की बात अपनी। रेवेन्यू, यहां देखिए, ये इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। ये इंक्रीज डेबिट क्रेडिट, तो डिक्रीज क्या हुआ? डेबिट। अब जरा देखिए, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये एक तरफ हमारे लिए क्या हुआ? इनकम हुआ, हमने क्रेडिट कर दिया उसको। दूसरी तरफ इट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव चार्ज ऑन माय कैपिटल, क्योंकि मैं इसे लायबिलिटी तो मानता नहीं हूं। रेवेन्यू तो एक एस्पेक्ट कवर हुआ, दूसरा एस्पेक्ट क्या बचा हमारे पास? कैपिटल। सो इट इज नेगेटिवली इफेक्टिंग माय कैपिटल, दैट इज व्हाई वी आर डेबिटिंग कैपिटल इन दिस केस। हेलो, जिसने क्वेश्चन पूछा था क्लियर है? यस सर। हाँ बोलो। मिलेंगे, मिले तो नहीं है। और एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है? रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस। अरे भैया हम पेनलाइज कर रहे हैं मालिक को, हम बोल रहे हैं। अच्छा सुनो, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता तो हम एंट्री करते कैश टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो भी कैपिटल घटाता क्या मैं उसकी? तो भी कैपिटल से माइनस करता क्या? नहीं करता ना माइनस। वो नहीं दे रहा, मालिक लुच्चा हो गया, नहीं कर रहा पैसा वापस, दबा के बैठ गया। मालिक ने बिजनेस के प्रॉफिट को सर निकालकर यूज करना शुरू कर दिया। बोलिए। सर चेक इन हैंड अकाउंट टू कमीशन रिसीव्ड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस नहीं हो सकता? कौन सा? ये वाला बोला तो था मैंने तुम्हें। मैंने बोला था चेक इन हैंड लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बोला
कि इस कंडीशन में जब नीचे कोई ट्रांजेक्शन नहीं दे रखी, हम मान के चलेंगे कि सेम डे बैंक में जमा करा दिया, इसलिए कर अच्छा, रहा हूँ ऐसा। ओके, थैंक यू सर। तो हो गया ये वाला पार्ट। बस एक 11 देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन 11 उसको करते हैं, उसके बाद फिर से आपका टास्क है। देखो बेटा, कभी आपके पास क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, या आपको कब करा था? अच्छा, कर लिया था, दैट्स गुड। सर हमने कर लिया सर। अच्छा अच्छा, इसमें जल्दी जल्दी है ना। चलो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24, 25, कम ऑन। नालायक बच्चों, भागने की तैयारी कर रहे हो। देखो अगर आप लोग करके ले आओगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन करते नहीं हो। ये अल्टीमेटली 25 तक का क्वेश्चन आपका होमवर्क है, करना है सबने, फिर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अगली क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर वाला एक चैप्टर है, वो कराऊंगा, फिर इसका डिस्कशन दोबारा से करूंगा। नहीं, जिन लोगों के एग्जाम है वो संडे को आएंगे मेरे पास, कल भी आएंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना भाई।